हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। आखिर क्या होती है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्या फ्यूचर में आने वाली कंपनीज इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगी और क्या काम होता है इसका बिटकॉइन में। उम्मीद करता हूँ वीडियो के एंड तक आपके मोस्टली डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये टेक्नोलॉजी डिज़ाइन की गई थी। मेरा क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलता है कि क्या रियल है और क्या फेक है। फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपये का नोट, आधार कार्ड, पैन कार्ड या कुछ भी, कैसे हम पता लगाते हैं कि ये फेक है या रियल है। एंड दी आंसर इज कि हम उसका रिकॉर्ड रखते हैं। आपने देखा होगा कि हर नोट पर एक सीरियल नंबर होता है जो कि बैंक के पास रिकॉर्ड होता है और इसी से बैंक पता लगाता है कि ये नोट असली है या नकली है। ऐसे ही हमारे आधार कार्ड और पैन कार्ड पर भी एक सीरियल नंबर होता है जो कि गवर्नमेंट के पास रिकॉर्डेड होता है। और इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है कि ये सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, मतलब कोई सेंट्रल अथॉरिटी है जैसे बैंक या गवर्नमेंट एटसेट्रा, जिसके पास पावर है इन सब चीज़ों को इशू करने की। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इन सेंट्रल अथॉरिटीज़ के पास बहुत सारी पावर होती है। और क्या होगा उस दिन जिस दिन ये पावर करप्ट हो जाए? क्या होगा उस दिन जब ये अथॉरिटी किसी फ़ायदे के लिए या कोई प्रेशर में आकर किसी का पास्ट रिकॉर्ड चेंज कर दे? ये अभी सुनने में शायद थोड़ा अजीब लग रहा हो, बट हम सब जानते हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ है कि पावर की वजह से किसी सिस्टम को चेंज कर दिया हो और उसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो। तो इसीलिए बिटकॉइन का आविष्कार हुआ। बिटकॉइन पैसों का एक पहला ऐसा फॉर्म है जिसे इन सब सेंट्रल अथॉरिटीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। और बिटकॉइन के आने के बाद सबको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलना शुरू हुआ। मैं आपको पहले ही एक बात क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपको बस एक टेक्नोलॉजी की नॉलेज दे रहा हूँ ताकि आप खुद डिसाइड कर सको कि आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है और कहाँ पर नहीं करना। तो बिटकॉइन एक पहली ऐसी फॉर्म ऑफ मनी आई थी जिसका रिकॉर्ड सिर्फ सेंट्रल अथॉरिटीज़ ही नहीं बल्कि हर कोई रख सकता है। और जब हर किसी के पास रिकॉर्ड होगा, सारे फैक्ट्स होंगे, तो किसी सिंगल पावर के लिए इसके रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। पर पैसे ही सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हमें डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलती है। अगर आपको ध्यान हो तो पहले इंसाइक्लोपीडिया बुक्स थी। किसी को भी अगर कोई रिसर्च करनी होती थी तो वो पहले इंसाइक्लोपीडिया बुक्स को प्रेफर करते थे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने 100 से ज़्यादा फुल टाइम एडिटर्स हायर कर रखे थे और 4000 से ज़्यादा पब्लिशर्स थे। अगर देखा जाए तो वो उस टाइम अथॉरिटी ऑफ नॉलेज थे। अब ज़रा सोचो कि उन इंसाइक्लोपीडिया एडिटर्स के पास कितनी पावर थी कि वो डिसाइड करते थे कि उन्हें बुक में क्या मेंशन करना है और क्या नहीं। बट आज के टाइम पे इन्फॉर्मेशन भी डिसेंट्रलाइज्ड है। ओवर 130,000 एडिटर्स हैं जो कि विकीपीडिया के डिफरेंट पेजेस को मेंटेन करते हैं। और अगर इनमें से कोई करप्ट भी हो जाता है तो हम इजीली उसे इग्नोर करके दूसरे पर शिफ्ट कर सकते हैं। बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन से करप्शन, फ्रॉड और मैनिपुलेशन का रिस्क कम हो जाता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक इनोवेटिव तरीका है चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करने का। ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे हर कोई अपने पास रिकॉर्ड रख सकता है बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के। और जब कोई रिकॉर्ड बहुत सारे लोगों के पास हो तो उसमें कोई भी मैनिपुलेशन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। अब एक सवाल आता है कि इस टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्यों कहते हैं। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो आप कोई वेब सीरीज़ देख रहे हो तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि उसका हर एपिसोड पिछले एपिसोड से कनेक्ट होता है एंड पुराने एपिसोड में नए एपिसोड का रेफरेंस होता है। तो ये एपिसोड है ब्लॉक्स और ये ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इसलिए इसे चेन बोला जाता है। अब अगर हम इसे टेक्नोलॉजिकली देखें तो जब भी कोई बिटकॉइन ट्रांजैक्शन होती है तब एक डिजिटल की जनरेट होती है और वो डिजिटल की उन ब्लॉक्स में जाकर सेव हो जाती है। और ऐसी हर ट्रांजैक्शन की डिजिटल की जनरेट होती है और वो उन ब्लॉक्स में सीक्वेंस वाइज सेव होती चली जाती है। और जब एक ब्लॉक की स्टोरेज फुल हो जाती है तो अगले ट्रांजैक्शन को नए ब्लॉक में रखा जाता है। हर नए ब्लॉक में उसके पहले वाले ब्लॉक का रेफरेंस होता है और जो नया ब्लॉक बना है उसका रेफरेंस नेक्स्ट ब्लॉक में दिया जाता है। इस तरह ब्लॉक्स की एक चेन बन जाती है, इसीलिए इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। ब्लॉकचेन में आप आज तक के हुए सारे ट्रांजैक्शन देख सकते हो। बहुत लोगों को लगता है कि सतोशी नाकामोटो, जो कि बिटकॉइन के इन्वेंटर हैं, उन्होंने ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया है, पर ऐसा नहीं है। सतोशी नाकामोटो ने पहली बार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया था, जिसके बाद हमें बिटकॉइन देखने को मिला। अब यहाँ तक हमें आइडिया हो चुका है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, बट अभी भी इसका पूरा प्रोसीजर जानना बाकी है। ब्लॉकचेन के लिए सबसे पहले में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो है पीयर टू पीयर नेटवर्क। बेसिकली कंप्यूटर्स का एक बड़ा नेटवर्क जिसमें हम कंप्यूटर्स को नोड बोलते हैं और ये नेटवर्क सबके लिए ओपन है। ये नेटवर्क हमें इसलिए चाहिए ताकि सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके और डेटा शेयर कर सकें। सेकेंड थिंग इज क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के थ्रू हम अपने नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज को एक साइफर टेक्स्ट मतलब कोड वर्ड में बदल के सेंड कर सकते हैं। इसमें हमें क्रिप्टोग्राफी की ज़रूरत इसलिए है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नेटवर्क सबके लिए ओपन है
तो इसमें कोई भी आ सकता है, इंक्लूडिंग हैकर्स एंड स्कैमर्स ऑल्सो। ये बात अच्छी है कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट ये कम्युनिकेशन सिक्योर होना चाहिए। एंड थर्ड इज अकॉर्ड एल्गोरिदम। मैंने बताया था कि जब भी किसी ब्लॉक की स्टोरेज फुल हो जाती है तो एक नया ब्लॉक आ जाता है, बट न्यू ब्लॉक ऐड करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। जैसे अगर हम बिटकॉइन के केस में देखें तो उसमें हमें मैथ्स प्रॉब्लम सोल्व करनी पड़ती है, जिसे सोल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर लगती है। इसलिए इस प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी कंज्यूम होती है। तो ये काम करते हैं माइनर्स। देखो, मान लो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को बिटकॉइन ट्रांसफ़र किए, तो ये इन्फॉर्मेशन नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स हैं, मतलब नोड्स, उन पे इन्फॉर्मेशन जाएगी जहाँ पर बैठे हुए हैं माइनर्स। और ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल बनाने के लिए उन माइनर्स को एक नया ब्लॉक ऐड करना होगा, जिसके लिए उन्हें मैथ्स प्रॉब्लम सोल्व करनी पड़ेगी। मैथ्स प्रॉब्लम सोल्व करने के बाद एक न्यू ब्लॉक जनरेट होगा, जिसमें ट्रांजैक्शन की डिजिटल की स्टोर हो जाएगी, जिसके बाद ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी। एंड सारे माइनर्स में से जो भी सबसे पहले वो मैथ्स प्रॉब्लम सोल्व करेगा, उसे कुछ न्यू बिटकॉइंस रिवॉर्ड में मिलेंगे। एंड यही है फोर्थ पॉइंट, रिवॉर्ड्स। जो भी सबसे पहले प्रॉब्लम सोल्व करेगा, उसे रिवॉर्ड्स में न्यू बिटकॉइंस मिलेंगे। एंड यही है मार्केट में न्यू बिटकॉइंस लाने का तरीका। इसे बोलते हैं बिटकॉइन माइनिंग। और जो माइनर्स पहले प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाए, उन्हें लॉस होगा। जो पैसे उन्होंने कंप्यूटेशनल पावर में लगाए थे, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, वो पैसे उनके लॉस में जाएंगे। एंड फिर आता है लास्ट पार्ट, मार्केट एडॉप्शन। अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी तो उसकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी? सेम अगर बिटकॉइन की डिमांड ना हो तो उसकी वैल्यू भी गिर जाएगी। एंड ब्लॉकचेन को डिसेंट्रलाइज बनाने के लिए भी एक नेटवर्क होना ज़रूरी है, और वो नेटवर्क जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। तो इसीलिए अगर मार्केट एडॉप्शन नहीं है तो ये पूरा प्रोसीजर एक फेलियर भी बन सकता है। अगर अब बात करें कि फ्यूचर में कंपनीज इस टेक्नोलॉजी को कितना यूज़ करेंगी, तो ये कंपनी पर डिपेंड करता है। बिकॉज ये टेक्नोलॉजी इनोवेटिव तो है, बट साथ में पावर कंज्यूमिंग एंड बहुत स्लो भी है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जब भी ब्लॉकचेन की बात होगी तो आप लोगों को समझा रहे होंगे कि ये क्या होता है। बाय द वे, अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो आप दी इन्वेस्टरपोर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक और शेयर करे बिना मत जाना। ओके गाइज, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।